नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, जब से बिहार में यह घोषणा हुई कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे, राज्यसभा में जाएंगे। आज नीतीश कुमार का राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण भी हो गया। यह तय है कि बिहार में मुख्यमंत्री अब भारतीय जनता पार्टी का होगा। मित्रों, जब यह तय हो चुका है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, जिस दिन नीतीश कुमार के बारे में निकल कर आया कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, उस दिन से ही पूरे देश भर की मीडिया में ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को निपटा दिया। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगा 2025 से 30, फिर से नीतीश, लेकिन बीच रास्ते में ही भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को निपटा दिया। अब तो नीतीश कुमार की पार्टी गई। यह नैरेटिव लगातार चलाया जा रहा है मित्रों। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक बात यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि नीतीश कुमार को अगर आप गौर से देखेंगे तो आज से 5 साल पहले नीतीश कुमार ने खुद को स्वयं को खुद ही निपटा लिया था। कई मामलों में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं मित्रों कि इसका भारतीय जनता पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री बनना नीतीश कुमार की पार्टी के लिए उतना बड़ा खतरा नहीं है, इसलिए कि नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी रही है। भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तब भी जब उनकी पार्टी को सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत मिली, तब भी जब दूसरे नंबर पर आए, तब भी जब नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बिहार विधानसभा में बनी, हर स्थिति में नीतीश कुमार ही सीएम रहे। यह बात सच है। लेकिन यह बात भी सत्य है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी रही। प्रभाव के मामले में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आज से नहीं, उन वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव से ही भारतीय जनता पार्टी बिहार में 1 नंबर 2 नंबर की पार्टी बन चुकी थी। अगर आप आंकड़े याद हो, चाहे 2000 में नीतीश कुमार 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने तब भी, या फिर जितने चुनाव हुए सबके आंकड़े निकाल कर देख लीजिए। बीजेपी ने जब भी नीतीश कुमार को ज्यादा सीटें लड़ने को दी, तब भी बिहार में वोट आधार, स्ट्राइक रेट, संगठन की ताकत, विचारधारा की ताकत, हर मामले में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर भारी रही। हाँ, बार्गेनिंग में भारतीय जनता पार्टी पीछे रही। लेकिन 2019 के बाद क्या हो रहा है? 2019 के बाद क्या यह सच नहीं है? मैं क्यों कह रहा हूं कि नीतीश कुमार तो पहले निपट चुके हैं, अब आरजेडी निपटने जा रही है। आरजेडी के अस्तित्व पर संकट है। मैं बता रहा हूं आपको मित्रों, एक एक करके समझिए। 2019 के बाद क्या नीतीश कुमार का की वो पहचान बची हुई है जब नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था कि नीतीश कुमार कैन नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ कम्युनलिज्म। 3 सी की बातें होती थी ना, उसमें एक सी था सांप्रदायिकता भी। नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार थे ना जब 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई और उसमें नाम नरेंद्र मोदी का था, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में नरेंद्र मोदी को बुला नहीं सकती, इसलिए कि हमारे पास एक मोदी है। नीतीश कुमार ने क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि नरेंद्र मोदी की पहचान गोधरा और गुजरात दंगे से था। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी पटना में, नीतीश कुमार ने भोज रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि उस भोज में अगर नरेंद्र मोदी शामिल होंगे तो वो भोज रद्द। मित्रों, याद कीजिए, नीतीश कुमार ने 5 करोड़ की राशि जो गुजरात सरकार ने कुसाहा तटबंध टूटने के बाद बिहार सरकार को सहायता के लिए दिया था, केवल एक फोटो अखबार में छप जाने के कारण वो भोज रद्द किया गया था। 2013 याद कीजिए मित्रों, जब नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया, नीतीश कुमार ने एनडीए से, बीजेपी से 17 साल पुराना संबंध तोड़ लिया था। याद कीजिए नीतीश कुमार का वो भाषण जब नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में नंद किशोर यादव विपक्ष के नेता थे। नीतीश कुमार ने कहा था, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन अब आप लोग के साथ नहीं जाऊंगा। याद है?
याद है मित्रों, जब 2022 में बीजेपी के साथ चुनाव जीतकर सरकार बनी नीतीश कुमार की, 2020 विधानसभा चुनाव में, 2022 में नीतीश कुमार यह कहते हुए बीजेपी के छोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ गए कि समय आ गया है जब देश से सांप्रदायिक ताकतों को देश की गद्दी से भगाना है। आज याद कीजिए, तब याद कीजिए, ये तब बातें मैंने याद दिलाई आपको नीतीश कुमार की, लेकिन अब याद कीजिए मित्रों, वो समय जब नीतीश कुमार की पार्टी ने धारा 370 पर भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में समर्थन किया या नहीं, राज्यसभा में किया या नहीं, CAA के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन किया या नहीं किया, वक्फ एक्ट के मामले में नीतीश कुमार की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया या नहीं किया, सच है या गलत है? नीतीश कुमार के मंच पर होते हुए भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जय श्री राम का नारा लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, बताइए, है या नहीं है? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री का पैर छूते हैं या नहीं छूते हैं, बताइए। क्या नीतीश कुमार के लिए अब नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक नहीं रहे ना? यही बात मैं बता रहा हूं। मतलब नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का भाजपाकरण कर दिया है। भाजपा नीतीश कुमार के लिए खतरा नहीं है। भाजपा ने भी स्वीकार कर लिया है कि अगर सामाजिक समीकरण को बिहार में दुरुस्त रखना है तो नीतीश को पटिया के रखना पड़ेगा। और नीतीश कुमार को पटियाने के लिए मतलब नीतीश कुमार के वोट बैंक को पटियाने के लिए, आप बताइए नीतीश कुमार के वोट बैंक की ताकत कब ज्यादा बढ़ती? जब श्रवण कुमार नीतीश कुमार के विकल्प होंगे या निशांत कुमार नीतीश कुमार के विकल्प हैं? आप सोच के बताइए कि जो लोग निशांत कुमार को नीतीश का विकल्प बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या वो नीतीश को निपटा नहीं चुके हैं? नीतीश कुमार के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी नीतीश कुमार का परिवारवाद का विरोधी होना, परिवारवाद से समझौता नहीं करना। क्या वो नीतीश कुमार अपनी वो सबसे बड़ी पूंजी लुटवा नहीं चुके हैं? अगर नहीं तो नीतीश कुमार की पार्टी को अपनी विकल्प नीतीश कुमार क्या श्रवण कुमार को नहीं बना सकते थे? नीतीश कुमार के सबसे नजदीक हैं, उन्हीं की जाति के हैं, उन्हीं के जिला के हैं। क्या तब लव कुश समीकरण श्रवण कुमार के नाम पर इंटैक्ट नहीं रह सकता था? क्यों निशांत कुमार? इसलिए कि निपटाना नीतीश कुमार को था। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी पूंजी नीतीश कुमार से छीननी थी। गलत बता रहा हूं तो बोलिए। लोकतंत्र संवाद से चलता है। अब आते हैं आरजेडी पर। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री, बीजेपी नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से पहले नीतीश कुमार की सारी पूंजी, और या कह लीजिए नीतीश कुमार ने खुद गंवाया है। क्योंकि कहा जाता है मित्रों, हर चीज की एक सीमा होती है। हर मतलब स्थिति की एक सीमा होती है। नीतीश कुमार के साथ ऐसा होना ही था। बीजेपी नहीं करती तो आरजेडी करती, यदि बीजेपी नहीं करती तो आरजेडी करती, कोई ना कोई करता ही करता। इसलिए कि नीतीश कुमार ने अपनी छवि क्या बना ली थी? पलटू राम की। तो नीतीश कुमार के साथ अगर कोई भी, चाहे आरजेडी ऐसा करता, चाहे आज बीजेपी ऐसा कर रही है, तो कोई नुकसान नहीं होगा बीजेपी को और ना आरजेडी को नुकसान होता। मैं कह सकता हूं कि आरजेडी इस मामले में चूक गई। आरजेडी चूक गई। भारतीय जनता पार्टी ने मौके का फायदा उठा लिया, नीतीश कुमार को निपटा दिया। अब समझिए आरजेडी पर कैसा दबाव है। नीतीश कुमार जब निपट गए तो आरजेडी बिहार के राजनीति में अस्तित्व बना हुआ था नीतीश कुमार के कारण, वरना याद कीजिए 2010 में आरजेडी निपट चुकी थी। 2015 में नीतीश कुमार ने ही आरजेडी को गठबंधन करके जब लालू यादव से मिलने गए, राबड़ी देवी से आशीर्वाद लिया, तो याद कीजिए लालू यादव का वह बयान जब नीतीश के बारे में लालू यादव ने कहा था कि छोटा भाई है, पैर पकड़ लिया, गोदी में बैठा लिए, क्या लात मार देते? याद कीजिए, वही वो घटना था मित्रों जब आरजेडी का कायाकल्प हुआ था। आरजेडी का
पुनरुद्धार हुआ था। अन्यथा अदरवाइज आरजेडी का मतलब क्या बना हुआ था? आरजेडी का मतलब तब तक यह स्थापित हो चुका था बिहार की राजनीति में, यादव जाति के 70% लोगों ने भी आरजेडी का साथ छोड़ दिया था, यह जानकर कि लालू प्रसाद यादव ने पूरे समाज का अपराधीकरण कर दिया था। लालू प्रसाद यादव ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी थी। लालू प्रसाद यादव ने यादव मुसलमानों में केवल और केवल अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को ही राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया था। यह लालू प्रसाद यादव के माथे पर स्टिकर के रूप में चिपक गया था। उस स्टिकर को मिटाने का काम नीतीश कुमार ने किया था। जब नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं हूं ना, आप लालू यादव से डरिए मत। याद कीजिए 2015 का वो विधानसभा चुनाव, नीतीश कुमार हर सभा में कहा करते थे, जब नीतीश कुमार पर बीजेपी आरोप लगाती थी जंगल राज रिटर्न्स, जंगल राज पार्ट 2, नीतीश कुमार को सरदार बताती थी, जंगल राज पार्ट 2 को लाने वाला बताती थी, तो नीतीश कुमार बिहार की जनता को कहते थे कि मैं हूं ना, नीतीश सबके हैं। नीतीश कुमार के रहते हुए जब नीतीश कुमार ने बीजेपी को कुछ अपना एजेंडा चलाने नहीं दिया, तो आरजेडी भी अपना एजेंडा नहीं चला पाएगी। और नीतीश की इसी गारंटी पर आरजेडी 22 विधायकों की पार्टी से 80 विधायकों की पार्टी बनी थी। याद है ना? आप तो सब जानबे करते हैं, आप तो सब, आपने लोगों ने सब देखबे किया है। यही था ना नीतीश कुमार का। और इसी कारण से उसी समय से आरजेडी का पुनरुद्धार हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी का जब सीएम होगा तो तीसरा तो कोई फैक्टर रहा नहीं। आरजेडी की जो बार्गेनिंग पावर थी तभी तक थी ना जब नीतीश कुमार बीच में थे। जब नीतीश कुमार ने किनारा धर लिया कि नहीं अब हो गया बहुत, अब कहीं नहीं जाएंगे, मोदी का पैर पकड़कर कह रहे हैं कि अब भैया भैया कहीं ना जेबो, अब बड़ी गलती हो लो। सच्चाई है ना? जनता से माफी मांगा है नीतीश कुमार ने कि मुझे माफ कीजिए कि मैंने इन लोगों को 2-2 बार सत्ता में लाने का काम किया, मुझसे गलती हुई, मुझे पहचानने में गलती हुई। अब आप बताइए इसका मतलब क्या है? अब नीतीश कुमार को अगर पलटने की ताकत होती मित्रों, तो नीतीश कुमार पलट गए होते। मुख्यमंत्री का कुर्सी नीतीश कुमार किसी कीमत पर नहीं छोड़ते अगर उनके पास कोई ताकत बची होती तो। अब ताकत नहीं बची है। और रही बात, कई लोग बोलते हैं नीतीश कुमार 25 से 30, वरना 2025 का विधानसभा चुनाव ऐसा नहीं हुआ था। आपको याद होगा 2 दिन पहले 3 दिन पहले अमित शाह ने कहा था, केवल वो भी जब मीडिया का बहुत दबाव पड़ा तब। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव एक बात तय है कि जब तेजस्वी बनाम नीतीश होता है तो वैसे ही पब्लिक को पता है, आम जनता को पता है। आरजेडी की समस्या क्या है? आरजेडी की समस्या 2 है। एक तो आरजेडी का जो वोट बैंक है एमवाई से बिहार की शेष जातियां डरती हैं। सीधा सीधा मामला है। एमवाई से बिहार की शेष जातियां डरती हैं, सच है। वही मुसलमानों से वाई डरता है, मुसलमानों से वाई डरता है। वहां उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां जिस किसी भी विधानसभा सीट पर मुसलमान उम्मीदवार होता है आरजेडी का या महागठबंधन का, वहां यादव जाति के लोग भी आरजेडी को वोट नहीं देते, महागठबंधन को वोट नहीं देते, वो बीजेपी को वोट देते हैं। ये स्थापित सत्य है, सच है। मतलब सबको पता है कि बिहार के अंदर जो कट्टरपंथ है उसका मुकाबला करने के लिए यादवों को भी मुसलमानों के खिलाफ जाना पड़ता है। अब आप बताइए अररिया जिले में लोकसभा सीट पर क्यों बीजेपी के उम्मीदवार जीतते हैं, जबकि हिंदू में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है? इसलिए कि बांग्लादेश के लोग किसी का गाय, किसी का बैल जो दरवाजे से खोल कर ले जाते हैं चोरी छुपे, वो किनके होते हैं? सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? कई उदाहरण है। एक उदाहरण की बात मैंने बताया, एक उदाहरण के लिए वैसे ही कह दिया मैंने, तो वो यादव भी उतने ही पीड़ित हैं जितने उस अररिया जिले में कोई सवर्ण है, जितना कोई दलित है।
वहीं दूसरी तरफ यादव जाति की आक्रामकता से, यादवों के संख्या बल से जो अति पिछड़े जातियां हैं, दलित जातियां हैं, वो आरजेडी के साथ वोट नहीं करना चाहती। सच है या गलत है? तो यादव डरते हैं मुसलमान से, दलित अति पिछड़ा डरते हैं यादवों से, और मुसलमान जलते हैं यादवों से। क्योंकि आरजेडी यादवों को टिकट देती है ज्यादा, मुसलमानों को कम टिकट देती है। और अब बताइए, जब बिहार में बीजेपी का सीएम होगा तो यह प्रक्रिया तेज होगी या घटेगी? ये जो मुस्लिम यादव संबंध है, यह संबंध भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने के बाद स्लो होगा या स्पीड अप पकड़े होगा? क्या होगा बताइए? भारतीय जनता पार्टी मित्रों, हर चुनाव के दौरान कई बार राजनीतिक विश्लेषकों का आंकड़ा जातिगत समीकरण के अनुसार आंकड़ा मिलता नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है पता है? आप कितना सहमत होंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि आज वर्तमान में क्या है ना कि हमारे तर्क पर हमारी भावना ज्यादा हावी होती है। हम किसी समाचार को सुनते समय, किसी वीडियो को देखते समय अपने विचारों से ही हम इतने ज्यादा घिरे होते हैं कि नई बातें सुनने समझने का प्रयास नहीं करते हैं, तर्क और तथ्य समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं ये दावे से कह रहा हूं मित्रों, चाहे हिंदू समाज की कोई भी जाति हो, 2014 के बाद हर जाति के अंदर, किसी जाति के अंदर कम, किसी जाति के अंदर ज्यादा हिंदुनाइजेशन हुआ है, हिंदूकरण हुआ है। वो हिंदूकरण सवर्णों का भी हुआ है, वो हिंदूकरण पिछड़ों का भी हुआ है, वो सवर्णीकरण वो अति पिछड़ों का भी हुआ है, वो दलितों का भी हुआ है। हाँ, एक अंतर है। एक अंतर क्या है? जिस जिस जाति से सीएम के उम्मीदवार हैं, जैसे बिहार में नीतीश कुमार कुर्मी जाति से हैं, तो नीतीश कुमार की जाति का हिंदुनाइजेशन कम हुआ। क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार की जाति जो कुर्मी जाति है, उसके लिए पहली प्राथमिकता क्या होती है? नीतीश को सीएम बनाना, चाहे नीतीश किसी के भी साथ हो। इसीलिए सत्ता जो है उनको रोक के रखी है उसका हिंदूकरण होने से। लेकिन वही कुशवाहा जिसका मुख्यमंत्री नहीं है, और कुशवाहा का जब तक मुख्यमंत्री बनने का कोई उम्मीद नहीं है, तब तक कुशवाहा जाति का हिंदूकरण कुर्मी की तुलना में ज्यादा हुआ है। यादवों का देखिए, जहां पर यादव जाति के विधायक जीतने की उम्मीद ज्यादा है, जहां यादवों के सांसद बनने की संभावना ज्यादा है, वहां पर यादव जातिवादी हैं। और जहां यादव विधायक, यादव सांसद बनने की संभावना खत्म, जब यादव प्रधानमंत्री बनने की संभावना नहीं होती है, तो लोकसभा चुनाव में यादव जाति के लोग बीजेपी को ज्यादा वोट देते हैं। मतलब जहां जातिवादी तब बनते हैं लोग जब उनकी जाति का उम्मीदवार होता है, चाहे वो उम्मीदवार विधानसभा चुनाव का हो, चाहे वो लोकसभा चुनाव का हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो। जिस जाति का चुना जाना है, उम्मीदवार है विधानसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो जाति के अधिकतर मतदाता जातिवादी होते हैं। चुनाव में मतदान करते समय जाति के आधार पर वोट करते हैं। लेकिन जिस जाति का न एमएलए कैंडिडेट है, न एमपी कैंडिडेट है, न सीएम कैंडिडेट है, न पीएम कैंडिडेट है, वो जाति हिंदूवादी बन, उसके अंदर हिंदूवाद ज्यादा घुसपैठ कर गया है। सच है या गलत है? गौर से सोचिए, बताइए। तर्क सहित मैं बता रहा हूं। आप पूरा, केवल बिहार की बात मैं नहीं कर रहा, बिहार में भी है ये। आप पूरे बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदी पट्टी को आप देखिए। आप जिस जाति का एमएलए का कैंडिडेट है, जिस जाति का एमपी का कैंडिडेट है, जिस जाति का सीएम कैंडिडेट है, जिस जाति का पीएम कैंडिडेट है, वो जाति के आधार पर वोट करती है। लेकिन जिन जातियों का सीएम, पीएम, एमपी, एमएलए का कैंडिडेट नहीं है, वो उन जातियों का हिंदूकरण हो रहा है। वो हिंदू बन के वोट करते हैं। तो अब बताइए, जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में, तो ये हिंदूकरण की प्रक्रिया को रोक कर कौन रखा था अब तक? अब तक नीतीश कुमार ने रोक कर रखा था।
अब तक नीतीश कुमार के मंच पर जो नारा लग रहा था जय श्री राम का, वो नारा चुपके चुपके छुपके छुपके साल 1.5 साल से लग रहा है। 20 साल तक बीजेपी ने नहीं लगाया नीतीश कुमार के साथ मंच पर रहकर जय श्री राम का नारा। बीजेपी ने खुलकर बिहार में हिंदू कार्ड कभी नहीं खेला। बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा बिहार में बीजेपी के नेताओं ने उठाया, लेकिन बिहार में लगातार 2005 से लेकर अब तक बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुप। वर्तमान जो विधान परिषद है उसमें विधायक, बीजेपी के विधायक दल के उपनेता हैं राजेंद्र गुप्ता, वही थे बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी संघर्ष समिति के संयोजक। क्या 2005 के बाद से कोई बयान जारी हुआ है उनका? नहीं जारी हुआ। नीतीश कुमार ने रोक कर रखा था समाज के हिंदूकरण को, और जब हिंदूकरण होगा तो आरजेडी का जातीय समीकरण, मैंने स्पष्ट बताया आपको क्या कारण है। आरजेडी का बेस वोट है मुसलमान यादव। आरजेडी के साथ क्या यादव बचेंगे, मुसलमान बचेंगे, कौन बचेगा? बीजेपी के आने के बाद क्या ओवैसी की राजनीति बिहार में परवान नहीं चलेगी? सवाल का जवाब दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा मित्रों। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सीएम बनना मतलब एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री होना बिहार में। मतलब क्या है? मतलब इसका एक और मतलब है मित्रों कि जब बीजेपी का सीएम होगा तो कांग्रेस अब तक नीतीश कुमार के नाम पर दबे जुबान विरोध करती थी कांग्रेस पार्टी। सच है ना? इसलिए कि कांग्रेस भी इस उम्मीद में होती थी कि कब नीतीश कुमार का स्वागत न करना पड़ जाए, कब सोनिया गांधी के पास नीतीश कुमार पहुंच जाए, कब नीतीश कुमार का फोन सोनिया गांधी के पास पहुंच जाए कि आ जाइए, लालू जी को बुला लीजिए सत्ता में, मेरे साथ आके मंत्री बन जाइए। लेकिन जब ये दीवार नीतीश नाम का ढहा तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी आकर खड़ी होगी या नहीं होगी? और जब कांग्रेस भी मुख्य विपक्ष की भूमिका में आएगी तो ये नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? आरजेडी का होगा। उतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के मुकदमे और सब कई मामले ऐसे हैं जिसमें नीतीश कुमार ने बराबर लालू परिवार को प्रोटेक्शन देने का काम किया, इसलिए कि नीतीश कुमार को भी लगता था कि कब लालू यादव के परिवार की जरूरत पड़ जाए कहना मुश्किल है। कई मामले ऐसे हैं बिहार में सरकार में रहते हुए, जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे, तेज प्रताप यादव मंत्री रहे, इस सरकार में भी कहा जा रहा है कि कई ऐसी कारस्तानियां हैं जिन पर जांच होने पर फिर एक बार और कुछ बातें विशेष निकल के आ सकती है। नीतीश कुमार तो बचा के रखते थे, ढक के रखते थे, इसलिए कि कब तेजस्वी की जरूरत पड़ेगी, कब लालू परिवार की जरूरत पड़ेगी कोई नहीं जानता। लेकिन बीजेपी को तो पता है, न कभी जरूरत पड़ेगी, न बीजेपी के साथ कभी आएंगे लालू यादव के परिवार के लोग। तो बीजेपी की निर्ममता किसे भुगतना पड़ेगा? तो मित्रों, ये 4 ऐसा फैक्टर जो मैंने बताया आपको मित्रों, वो 4 ऐसे फैक्टर हैं जिस कारण से नीतीश कुमार की पार्टी नहीं, आरजेडी का अस्तित्व संकट में है। कांग्रेस आने वाले दिनों में बिहार में मजबूत हो सकती है, आरजेडी का मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा। नोट करके रखिए, मुसलमान वोटर भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद एआईएमआईएम के साथ जाएंगे। बीजेपी विरोधी जो केंद्र है, जो सेंटर बनेगा, वो कांग्रेस ज्यादा बना पाएगी, क्योंकि जो भाजपा विरोधी वोटर्स हैं दिल्ली से लेकर बिहार तक की राजनीति में तेजस्वी यादव के साथ उतने ज्यादा एडजस्ट कंफर्टेबल नहीं होंगे।
कारण मैंने बताया कि यादवों का संख्याबल, यादवों का अग्रेसन, जितने भी अति पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, उनको डराती है। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं होगा। तो कांग्रेस के साथ भाजपा विरोधी वोटर ज्यादा आरजेडी की तुलना में जुड़ेंगे। तो फिर आरजेडी के पास बचेगा क्या? और जहां यादव उम्मीदवार नहीं होगा, वहां तो बीजेपी बिना यादव सीएम बनाए बगैर भी यादवों का वोट बीजेपी को मिलना ही मिलना है। सीमांचल के इलाके में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं, पीएम के उम्मीदवार ही बन जाए, तब भी वहां की मेजोरिटी यादव जो है वो बीजेपी को ही वोट देगी, क्योंकि वहां पर उनका इंटरेस्ट है। दरभंगा, मधुबनी में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां तेजस्वी यादव अगर प्रधानमंत्री पद के भी उम्मीदवार बन जाएंगे तो वहां यादव जाति का वोट बीजेपी को मिलेगा। सच है या गलत है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब बीजेपी का सीएम होगा तो अस्तित्व पर संकट आरजेडी पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप कितने सहमत हैं? कितना विषय को बेहतर तरीके से मैं समझा पाया, नहीं समझा पाया, कमेंट करके बताइएगा। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।